मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, हमारी पढ़ाई शुरू थी टॉपिक नंबर 11 यानी चैप्टर नंबर 1। टॉपिक चैप्टर का नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, और हमारे टॉपिक नंबर 11 तक पढ़ाई हो चुकी थी जिसका हेडिंग था हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर। अब इसके बाद इस वीडियो में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं टॉपिक नंबर 12 के बारे में, जिसका हेडिंग है टू होम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय एन ऑडिटर। ठीक है, चलो हम लोग इस टॉपिक की पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से करते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। दिस इज़ माय चैनल श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट। इसे आप यूट्यूब पर सर्च करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियोस सही में पसंद आते हैं तो वीडियोस को सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स कम्युनिटी के साथ शेयर करिए। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको टॉपिक का हेडिंग बता दिया, ठीक है। अब हम टॉपिक का रोड मैप देख लेते हैं। यह है हमारा टॉपिक, टू होम द ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड। ठीक है, इसमें हमें केवल एक ही टॉपिक पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें एक ही सेगमेंट पढ़ना है, टू होम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द ऑडिटर। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स शोकेसिंग सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल कंसिडर नहीं करेंगे हमें एग्जैक्ट सिनेरियो समझ में नहीं आएगा। तो हमने कुल मिलाकर 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं। कौन सा है पहला एग्जाम्पल? ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू शेयर होल्डर्स, दैट इज दिस इज़ फॉर कंपनीज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट की जाती है। उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG को भी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाती है। देन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, एंड नंबर 5 पर है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ अंडर स्पेसिफिक लॉज। ठीक है, तो इतने लोगों को ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में से हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर कंसिडर किए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और चीज़ें हो सकती है, लेकिन अभी हमारे लिए ये 5 एग्जाम्पल्स को समझना ज़रूरी है। इसके पहले का टॉपिक क्या था? हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर। जनरली जो लोग ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, ऑडिटर उन्हें और इंटरेस्टेड पार्टीज़ को यानी स्टेक होल्डर्स को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है। ठीक है, अब जो स्टेक होल्डर्स होते हैं बहुत सारे, उनमें से ये 5 मेन या आप कह लो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है। ये 5 बेसिक कैटेगरीज है, इनमें सारे स्टेक होल्डर्स किसी ना किसी कैटेगरी में फिट हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। अब मैं आपको एक बार चक्कर लगा देता हूँ आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का। कौन से पेज पे आओगे आप? पेज नंबर 1.18 पर आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे आपको टॉपिक नंबर 11 मिलेगा। उसका हेडिंग मिलेगा हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर। तो कितना पैराग्राफ दिख रहा है आपको? पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, उसके बाद में छोटा सा पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4। तो 4 छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आपका ये टॉपिक इंस्टीट्यूट ने समाप्त कर दिया है। अब इन्हीं 4 छोटे छोटे पैराग्राफ्स को बेस बना के हमने अपना रोड मैप तैयार किया है। ठीक है, और ये हमारा रोड मैप है फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब हम लोग वापस आ जाते हैं हमारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के ऊपर। ये भी हो गया। हाँ, टॉपिक नंबर 10, टू होम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द ऑडिटर। इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1, the outcome of an audit is written in audit report. The outcome of an audit, sorry, मैं रिपीट करता हूँ। The outcome of an audit is written audit report in which auditor expresses an opinion. यानी जो ऑडिट की प्रोसेस होती है उसका आउटकम क्या होता है? एक रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट होती है जिसमें जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है वो अपना ओपिनियन रिटर्न फॉर्मेट में देता है। द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू पर्सन मेकिंग द अपॉइंटमेंट, यानी जो पर्सन ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करता है इन जनरल उसी को वो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाती है, और उसके अलावा भी कोई इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर होगा तो उसे भी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 में, जिसमें हमने इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश की है।
सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने क्या आता है, शेयर होल्डर्स। शोकेसिंग सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का पहला एग्जाम्पल है शेयर होल्डर्स फॉर कंपनीज। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कंपनीज। अब हम भारत में पढ़ाई कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली हम लोग भारत में ही काम करने वाले हैं, तो हम हमेशा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही बात करने वाले हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कंपनीज द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज प्राइमरीली एड्रेस्ड टू द शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही रियल ओनर्स होते हैं किसी भी कंपनी के। क्यों, क्योंकि वो इक्विटी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसके पास भी इक्विटी कैपिटल होगा वो रियल ओनर होता है इन कंपनी फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। फिर पर्पस क्या होता है, शेयर होल्डर्स रिलाई ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। अब एक बार मैं आपको वापस लेके आना चाहता हूँ अपने नोट्स में, जब आपको एक छोटी सी चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने देखा था एक बेसिक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन दिख रहा है हमको, चलो नए सिरे से ही हम कंसिडर करते हैं, पुराना वाला छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपकी पार्टी नंबर 1 है ओनर्स, उन ओनर्स को ही आप कहते हो शेयर होल्डर्स। हम एंटिटी, कौन सी एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम कंपनी फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी फॉर्म जो है वो गवर्न होता है कंपनीज एक्ट 2013 से। अब इस फॉर्मेट में, यानी जो आपका कंपनी फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप। कंपनी फॉर्म में क्या होता है, आपकी जो है ओनरशिप अलग होती है और आपकी कंपनी की मैनेजमेंट अलग अलग होती है। तो इसके चलते क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो ओनर है वो रोज़ जाके कंपनी के डेली ऑपरेशंस में हिस्सा नहीं लेता, पार्टिसिपेट नहीं करता। वो किसके ऊपर रिलाई करता है, वो रिलाई करता है मैनेजमेंट के ऊपर। अब ये जो हमारे ओनर्स है, इनको एक छोटा सा डाउट हमेशा रहता है कि क्या मैनेजमेंट सही में हमें बराबर इन्फॉर्मेशन दे रही है या नहीं। तो उस डाउट को सॉल्व करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल पार्टी को हायर करते हैं जो न्यूट्रल होता है, जो क्वालिफाइड होता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसे कहते हैं कि आप हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करो और हमें एक अनबायस्ड न्यूट्रल ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करो रिगार्डिंग ट्रू एंड फेयर नेचर ऑफ द बिजनेस अफेयर्स। ठीक है, ये उसका पर्पज़ होता है। तो पहला पॉइंट, शेयर होल्डर्स rely on auditor's report to ensure that the financial statements present a true and fair view of the company's financial position। ये सबसे मेन पर्पस होता है। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहते हैं वो लोग, इट हेल्प्स शेयर होल्डर्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस रिगार्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सरसाइजिंग देयर राइट्स ड्यूरिंग एनुअल जनरल मीटिंग। तो कंपनी फॉर्म में क्या होता है, अगर किसी कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया है तो उन्हें एक एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। वहाँ पे वो अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं, उनसे इंटरैक्ट करते हैं और वहाँ पे उन्हें उनके ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किए जाते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है, जब एक इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट मिलती है शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स का सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसमें क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, टाइमलीनेस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, ये सारे, और ट्रांसपेरेंसी, ये सारे पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं। दूसरा, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग इस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर भी बेस रखते हैं। अभी इसमें सबसे पहले एक एग्जांपल देखा था जब हमने पढ़ा था कि आप कंप्लीटली ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई करके अपने इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं ले सकते, है ना। आपके बहुत सारे पैरामीटर्स है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के, उसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आते हैं आपके P&L, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये 5 चीज़ें आपकी सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है। तो इनको बेस पकड़ के बहुत सारे पैरामीटर्स में ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है आपके फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट पता चल गया और ऑडिट रिपोर्ट का पर्पस पता चल गया। तो हमने पहला जो एग्जाम्पल है
टू हुम द ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड। तो शेयर होल्डर्स को क्यों सबमिट की जाती है उसका कॉन्टेक्स्ट, और शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट क्यों सबमिट की जाती है उसका पॉइंट नंबर 2 में हमने पर्पस जाना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिट रिपोर्ट क्यों सबमिट की जाती है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफन रिसीव्स डिटेल्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम द ऑडिटर इन एडिशन टू द फॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट। यानी ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है बिजनेस को चलाने की, डेली बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करने की, बिजनेस के लिए विजन मिशन एंड गोल्स सेट करने की, उन विजन मिशन एंड गोल्स को अचीव करने की। शॉर्ट टर्म में किसी भी ऑर्गेनाइज बिजनेस एंटिटी का गोल क्या होता है, सबसे पहले तो सर्वाइवल, देन ग्रोथ, देन एक्सपांशन। दैट मीन्स सबसे शॉर्ट रन में किसी भी बिजनेस का गोल होता है प्रॉफिट मेकिंग। लॉन्ग रन में किसी भी बिजनेस का गोल क्या होता है, वेल्थ क्रिएशन फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। ये टू फोल्ड गोल होता है किसी भी बिजनेस का। अब हमने क्या देखा था कि जो आपकी बिजनेस एंटिटी है इन कंपनी फॉर्म, उसमें क्या होता है, आपने टैलेंटेड लोगों को बिजनेस चलाने के लिए हायर किया, उसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सीईओज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और आप क्या हो, आप ओनर हो, आपके पास यानी ओनर के पास क्या होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और जो टैलेंटेड लोग हैं आप उन्हें अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज शेयर करते हो इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन, स्वेट इक्विटी शेयर्स एक्सेट्रा, कोई भी फॉर्मेट में, और उन्हें अपने लिए काम करने के लिए लेके आते हो। इस तरीके से आप अपने टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हो। पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग, दूसरा ऑब्जेक्टिव वेल्थ क्रिएशन। तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ऐसे दोनों रन में आप अपने बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करते हो। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उन्हें फॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट तो मिलती ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक डिटेल्ड कम्युनिकेशन भी मिल सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो डिटेल कम्युनिकेशन भी उन्हें सबमिट किया जाएगा। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, इसलिए उन्हें डिटेल कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर 2, अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है वो क्यों दी जाती है, तो उसका पर्पस। पॉइंट नंबर 1, The board uses the auditor's findings to assess the effectiveness of the company's financial reporting processes and internal controls. अब हमें सबसे पहले ये पता है, ऐसे 200 ने हमें क्लियरली बता दिया है। ऐसे 200 क्या कहता है कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसकी जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। उसके लिए यानी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, आपके बिजनेस को चलाने के लिए जो भी इंटरनल कंट्रोल्स लगने वाले हैं, जो भी अकाउंटिंग सिस्टम आपको सेट करनी है, जो भी प्रोसेसेस आपको सेट करनी है, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी मैनेजमेंट की। ठीक है, अब क्या होता है कि जो एक्शन में होते हैं तो वो तो अपना काम करते हैं, सेटिंग अप, उसको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, प्रोसेस को सेटअप करना, प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना और प्रोसेसेस को मॉनिटर करना। ये 3 काम हमेशा यानी पूरे के पूरे जो मैनेजरियल लेवल के लोग होते हैं वो करते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें हमारे नज़र से छूट जाती है, कुछ छोटी मोटी गलतियां हो सकती है जहाँ पे हमारा ध्यान ना हो। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम को, हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को वापस से क्रेडिबिलिटी देने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं, और वो ओपिनियन होता है ऑडिटर का। हमें तो पता है कि हमने क्या क्या सेटअप किया है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल पार्टी को लेके आएंगे, वो अपने नज़रिए से हमारे पूरे एनवायरनमेंट को चेक करेगा और हमें बताएगा कि हम कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है। जो चीज़ें सही है उनको हम नोट डाउन कर लेंगे, जो चीज़ें गलत है उसको इम्प्रूव करेंगे, उसको इरेडिकेट करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के वीकनेसेस है वो हम कम कर सके। तो पहला पर्पस तो आपको ये पता चल गया। क्या होता है कि ऑडिटर्स के जो भी फाइंडिंग्स है उसके बेसिस के ऊपर हमारे जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, assess the effectiveness of company's financial reporting processes and internal controls। तो एक असेसमेंट उन्हें पता चल जाता है कि हम सब ठीक कर रहे हैं या नहीं, क्या हमारी गलती की वजह से हमें कोई टैक्स पेनल्टीज़, कोई एनवायरमेंटल लॉ के वायलेशन की वजह से पेनल्टी, यानी कभी भी आप ये सोचो कि किसी भी बिजनेस को अगर पेनल्टी लगती है तो वो उसका डायरेक्ट लॉस है। क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी एक बिजनेस को एनवायरमेंटल लॉस के वायलेशन के लिए अगर 10 लाख की पेनल्टी लगती है तो उसका 10 लाख वर्किंग कैपिटल वेस्ट हो गया, करेक्ट। वो 10 लाख उसे गवर्नमेंट को या जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी उसे पेनल्टी के फॉर्म में देना पड़ेगा। वो 10 लाख अब वो अपने बिजनेस में नहीं लगा सकता, वो 10 लाख
में वो कोई भी फिक्स्ड असेट खरीद सकता था, उस 10 लाख में वो साल भर के लिए किसी टैलेंटेड एम्प्लॉय को हायर कर सकता था। तो बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बहुत सारे अलग अलग यूज़ होते हैं। अब जब आपको कोई पेनल्टी लगती है तो वो यूज़ आपका ख़त्म हो गया, आपको अपने बिजनेस के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, दैट इज़ टोटल डेड लॉस। फिर आप क्या करोगे, सतर्क हो जाओगे और अगली बार कोई लॉ का वायलेशन ना हो इसके बारे में ध्यान रखोगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिट रिपोर्ट क्यों चाहिए होती है। दूसरे पॉइंट में क्या होता है, दिस कम्युनिकेशन हेल्प्स द बोर्ड इन फुलफिलिंग इट्स गवर्नेंस एंड ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हमने क्या कहा था, जो मैनेजमेंट होती है उसका क्या काम होता है, जो ओनर्स है उसका विजन, मिशन और गोल्स फुलफिल करने के लिए वो पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करते हैं, प्लान बनाते हैं और उस प्लान को एग्जीक्यूट भी कराते हैं। किन लोगों से, जो हायर लेवल मैनेजमेंट होता है वो अपने नीचे जो लोग होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल यानी ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स, उनसे सारी पॉलिसीज़ बिजनेस की एग्जीक्यूट करा लेते हैं और इस तरीके से वो अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑडिटर का कम्युनिकेशन होता है रिगार्डिंग बिजनेस इम्प्रूवमेंट, रिगार्डिंग कंप्लायंसेस, रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल्स, उससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी गवर्नेंस एंड ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में मदद मिलती है। दिस सपोर्ट यानी ऑडिट रिपोर्ट कॉम्प्लीमेंट द वर्क ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाती है। प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी मैनेजमेंट ही किसी थर्ड पार्टी ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। तो इसीलिए इन्हें भी हमें रिपोर्ट देना ज़रूरी है। शेयर होल्डर्स ओनर्स है, इसीलिए उन्हें भी देना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअल काम करते हैं कंपनी में, इसीलिए उन्हें भी ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा। फिर तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अलग नज़रिए से थोड़ा सा देखो, ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, यानी भारत के संविधान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एक कुछ आर्टिकल्स या कुछ प्रोविजंस लिखी है, जिसकी वजह से उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, देखो, फॉर गवर्नमेंट कंपनीज एंड सर्टन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दैट इज PSUs द ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द CAG। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी आपकी गवर्नमेंट कंपनीज़ है, जितने भी आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा है, जिसमें गवर्नमेंट के रिसोर्सेज इन्वॉल्व है, ऐसे कंपनीज़ को ऑडिट करने का काम यानी उन पर पूरा का पूरा फाइनेंशियल मॉनिटरिंग करने का काम CAG का होता है। और इसी के चलते उन्हें वो लोग ऑडिटर अपॉइंट भी करते हैं और ऑडिटर से रिपोर्ट भी लेते हैं एंड दे ऑल्सो स्टडी दैट ऑडिट रिपोर्ट, ताकि उन्हें पता चले कि गवर्नमेंट कंपनीज़ के फाइनेंशियल अफेयर्स किस तरीके से चलते हैं, कौन सा यूनिट लॉस मेकिंग है, कौन सा यूनिट प्रॉफिट मेकिंग है, कहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, कहाँ पे स्कैम हो रहा है, कहाँ पे गवर्नमेंट रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू कर सकती है। फिर अब उसका पर्पज़ क्या होता है, तो पर्पज़ देख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, द CAG इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जो मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बता दिया, संवैधानिक अथॉरिटी है। यूजेज द ऑडिट रिपोर्ट्स टू एंश्योर दैट पब्लिक फंड्स आर यूज्ड इफेक्टिवली एंड फॉर द इंटेंडेड पर्पजेस। अब जैसे इंटेंडेड पर्पजेस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान को अनाउंस किया। सर्व शिक्षा अभियान को अनाउंस करने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत का जो एक कंसोलिडेटेड फंड होता है जिसमें से सारे रेवेन्यूज़ कलेक्ट किए जाते हैं उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, तो वो पैसे में से सर्व शिक्षा अभियान के लिए फॉर एग्जांपल भारत सरकार ने साल 2023-24 के लिए अगर 2000 करोड़ ईयर मार्क करके अलग से रखे, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो भारत के पास टोटल फंड है उसमें से 2000 करोड़ सर्व शिक्षा अभियान में खर्चा करना है एक साल के अंदर। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें होगी कि स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, बुक्स बनाओ, लाइब्रेरी बनाओ, है ना, उसके बाद में कंप्यूटर फैसिलिटी दो, इंटरनेट फैसिलिटी दो, दैट मीन्स ब्रॉडबैंड फैसिलिटी लगाओ, उसके बाद में स्टूडेंट्स को स्कूल आने के लिए मोटिवेट करो, उसके लिए मिड डे मील शुरू कर दिया जाता है, यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है ना, आने जाने की सुविधाएं की जाती है, छोटे छोटे गाँव कस्बों में स्कूल, छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल्स बनाए जाते हैं ताकि सबको साक्षरता मिल सके। तो ये जो है आपका अल्टीमेट गोल क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, यानी भारत का जो भी व्यक्ति है कम से कम उसको अक्षरों की जान पहचान हो, वो पढ़ लिख सके, है ना, इतना बेसिक चीज़ यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान में किया जाता है। तो इंटेंडेड पर्पस क्या हुआ उसका कि भारत को साक्षर बनाना,
भारत को शब्दों से पहचान कराना, सब लोगों को पढ़ना लिखना आना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अब वो पढ़ना लिखना आने के बाद वो उसका क्या यूटिलाइज करता है, कौन सा और हायर एजुकेशन लेता है, दैट इज़ अप टू दैट पर्सन। लेकिन हमें क्या गवर्नमेंट का क्या मुद्दा था, भारत के हर एक व्यक्ति को शब्दों की पहचान होनी चाहिए। तो इंटेंडेड पर्पस है ना, अब 2000 करोड़ जो है वो इस इंटेंडेड पर्पस में भी यूज़ हो सकते हैं, या सिर्फ ऑन पेपर खर्चा दिखा के पॉलिटिशियंस की जेब में, बिजनेसमैन की जेब में, कॉन्ट्रैक्टर्स की जेब में, ब्यूरोक्रेसी की जेब में, किसी के भी जेब में वो पैसा 2000 करोड़ जा सकता है। तो ये क्या हो गया, मिसयूज़ ऑफ फंड, दैट इज़ फ्रॉड, स्कैम, आप अनइंटेंडेड यूज़ कुछ भी कहिए इसको। जिस चीज़ के लिए भारत सरकार ने पैसा दिया था उस चीज़ में वो पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ, उससे रिक्वायर्ड बेनिफिट्स क्रिएट नहीं हुए, लेकिन वो पैसा किसी और व्यक्ति के जेब में गया। तो इससे क्या हो गया, भारत की जो साक्षरता का गोल था, 1 साल के अंदर इतनी साक्षरता हमें लानी है, वो यूज़ नहीं हुआ। भारत में जब वो 2000 करोड़ गवर्नमेंट स्पेंड करती तो उस 2000 करोड़ से, अब ये एग्जाम्पल है, 2000 करोड़ से उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता। आप स्कूल बनाते, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते तो ठेकेदारों को काम मिलता, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ता। फर्नीचर अगर आप स्कूल में बनाते तो आपको जो हमारे कारपेंटर लोग होते उनको काम मिलता। उसके बाद में आपने एक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया तो उसको मेंटेन करने के लिए क्लीनिंग फैसिलिटीज़, मेंटेनेंस फैसिलिटीज़, तो उतना स्टाफ मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद में जो स्कूल टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी भी उसमें से जाएगी। उसके बाद जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे आते हैं उनके स्कूल यूनिफॉर्म, उनका ऑटो रिक्शा आने जाने का खर्चा, किसी को साइकिल लगेगी, कोई पैदल आएगा, कोई स्कूल बैग खरीदेगा, कोई वाटर बैग खरीदेगा, कोई टिफ़िन खरीदेगा। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होती है, स्कूल के बुक्स होते हैं, बुक्स के लिए आप कवर खरीदते हो, स्टेशनरी का सामान होता है, बहुत सारी चीज़ों में आपकी जो है इकोनॉमी चलने लगती है। तो वो क्या हो गया, वो इकोनॉमी को रन करने के जगह पे पैसा किसी और व्यक्ति के जेब में अगर चले जाएगा तो वो वैसा ही ब्लैक इकोनॉमी यानी काला धन आपके पास तैयार होते रहेगा। तो इस तरीके से सीएजी की ड्यूटी होती है कि जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके तरफ ध्यान रखना, उनका फाइनेंशियल मॉनिटरिंग करना। ठीक है, ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। पॉइंट नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया ताकि वो जो फंड्स है वो इफ़ेक्टिवली यूज़ हो सके और उससे इंटेंडेड पर्पस फुलफिल किया जा सके। पॉइंट नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, दिस एनहांसेस ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। अब जब हमें पता है कि भारत सरकार में अगर कोई स्कैम नहीं होता है तो जो टैक्स पेयर होता है उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आज के कभी पुराने समय में जब भारत में बहुत सारे स्कैम्स होते थे तो हमें टैक्स देने में हम हिचकिचाते थे, हम बोलते थे जान दो यार कौन टैक्स देगा, हम भी टैक्स ही चोरी करा लेते थे, जितना इनकम था उसके टैक्स स्लैब पे नीचे दिखा देते थे लोग और जाओ, हमको हमारा इनकम ही नहीं हुआ। तो उससे क्या होता था, काला धन यानी ब्लैक इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ते गई। क्यों? क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं था कि जो टैक्स का पैसा हम दे रहे हैं उसका सही इस्तेमाल होगा। जो टैक्स का पैसा हम दे रहे हैं उससे देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा, ये गारंटी थी लोगों को, इसलिए टैक्स देने की भी इच्छा नहीं होती थी। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा समय भी आया भारत में कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में स्कैम बिल्कुल नहीं होते थे, छोटे मोटे हो रहे हैं, तो टैक्स पेयर को एक सर्टन कॉन्फिडेंस है कि हमारा पैसा जो है उससे अच्छे रास्ते बन रहे हैं, उससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, उससे हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हो रही है, उससे रेलवे फैसिलिटी इंप्रूव हो रही है, उससे जनरल जो हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छी तरीके से बन रहा है, और बहुत सारी अलग अलग जो योजनाएं हैं उनसे गरीबों को फ़ायदा हो रहा है। तो हमें क्या लगता है कि जो पैसा हम मेहनत से कमाते हैं, 100 रुपये अगर हम मेहनत से कमाते हैं, 30 रुपये आके गवर्नमेंट लेके जाती है, तो उस 30 रुपये का जो इंटेंडेड पर्पज़ है, किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को उसका फ़ायदा तो होना चाहिए ना। अगर वो केवल और केवल पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और कुछ चंद पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स के जेब में ही जाने वाला है तो हमें टैक्स का पैसा नहीं देना है भाई। अगर हमारे देश के लोगों का उत्थान होने वाला है, हमारे देश में वेलफेयर एक्टिविटीज़ अच्छे से कंडक्ट होने वाली है, तो हमें टैक्स का पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी अप टू सर्टन लिमिट। 30% टैक्स इन माई पर्सनल ओपिनियन इज़ वे टू मच। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम आपका टैक्स होना चाहिए, ये मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, 15% से लेकर 20% तक। 30% इज़ एग्जॉर्बिटेंट टैक्स फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज़। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको आप किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। क्योंकि क्या होगा, जब टैक्स आप 15 से 20% के ब्रैकेट में लेके आओगे तो हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके पास 10 से 15% का एक
गैप बढ़ेगा, उस गैप से वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, उस गैप को वो उस 10% टैक्स को जो उनकी जेब में बचेगा, 30% की जगह पर अगर 20% टैक्स देते हैं तो वो एक्सपेंड होगा, यानी इकोनॉमी में खर्चा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है उसमें से 10% आप डायरेक्टली जो टैक्स पेयर्स है उनकी जेब में ही रहने दे रहे हो, तो वो जेब में जो पैसा होता है एक्स्ट्रा 10%, वो सारा का सारा रिटेल मार्केट में घूमेगा। तो कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट भी हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट को हमेशा टैक्स कलेक्ट करके ही वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारी जनता बहुत समझदार है, खर्चा भी करती है, दान धर्म भी करती है और सेविंग भी करती है। तो तीनों एस्पेक्ट्स हमारी भारत की जनता के जीवन में अवश्य होते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि चलो वापस आ जाते हैं, हम लोग थोड़ा सा चेंज हो गए थे। तो हमारा मेन क्या था, पॉइंट नंबर 2 जो CAG था उसका क्या था, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। ये दो चीज़ें ऑडिट रिपोर्ट से वो इंश्योर करते हैं। फिर पॉइंट नंबर 4 में हमारा क्या एग्जाम्पल है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। अब ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कोई भी हो सकती है, ठीक है, जैसे बैंकिंग रेगुलेशंस, इंश्योरेंस रेगुलेशंस, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशंस, और जो भी एक बड़ा सेक्टर है उस सेक्टर को अगर कोई रेगुलेट करता है तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गई। जैसे हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है, उसको रेगुलेट कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। कंपनी सेक्रेटरीज जो है उसका रेगुलेशन कौन करता है प्रोफेशन का, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं उनका रेगुलेशन कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। तो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है, वो अपने प्रोफेशन को या अपने सेक्टर को या अपने फील्ड को रेगुलेट करते हैं। तो ऐसी अथॉरिटीज़ को भी ऑडिट रिपोर्ट चाहिए होता है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इनका, रेगुलेटरी बॉडीज सच एज द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे सेबी है तो वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बैंक्स को रेगुलेट करती है। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, यानी ये कॉरपोरेट्स कंपनीज़ को रेगुलेट करते हैं। मे रिक्वायर सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, क्यों, क्योंकि उनको फाइनेंशियल डेटा चाहिए। फिर से वही चीज़ क्यों चाहिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए, ठीक है जी। फिर यहाँ पे पर्पस क्या होता है ऑडिट रिपोर्ट का, दीज अथॉरिटीज़ यूज़ द ऑडिट रिपोर्ट टू एंश्योर कंप्लायंस विथ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। कंपनीज़ एक्ट में बहुत सारी प्रोविजंस है, कंपनीज़ रूल्स में बहुत सारे रूल्स है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है ये क्या करेगा, जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है उनके ऑडिट रिपोर्ट से ये इंश्योर करेगा, उनका एनालिसिस करने के बाद जो भी उनके ऑटोमेटेड पैरामीटर्स होंगे उन पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर वो लोग ये देखेंगे कि जितनी भी कंपनीज़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास रजिस्टर्ड है उन्होंने कंपनीज़ को एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस यानी उनको फॉलो किया है या नहीं किया है। सिमिलरली RBI क्या देखेगा, जो भी बैंक्स हैं उनके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करके अपना बिजनेस कंडक्ट करती है या नहीं करती है। सेबी क्या देखेगा, जो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों में काम करते हैं उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो प्रॉपरली फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है जी। द अथॉरिटीज़ use the audit report to ensure compliance with applicable laws and regulations, maintain market integrity and protect stakeholders interest। ये stakeholders यानी जो भी उस मार्केट में काम करते हैं, दैट मीन्स जो भी उस मार्केट में सेल करते हैं, जो भी उस मार्केट से परचेस करते हैं, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कंप्लायंस यानी ऑडिट रिपोर्ट ज़रूरी होता है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। फिर हमारा आखिरी एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ अंडर स्पेसिफिक लॉज। कॉन्टेक्स्ट, इन केसेस वेयर ऑडिट्स आर मैंडेटरी बाय स्पेसिफिक लॉज सच एज टैक्स ऑडिट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द रिलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब ये जो टैक्स ऑडिट होता है ये क्यों होता है, ताकि गवर्नमेंट इनकम टैक्स कलेक्ट कर सके। इसका मतलब इनकम टैक्स कब कब कलेक्ट होता है, आपका TDS कटता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपका एडवांस टैक्स का पेमेंट होता है, आपका एडवांस टैक्स का कलेक्शन होता है, आपका टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता है TCS, उसके बाद में आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है ना। ऐसे अलग अलग स्ट्रीम से, अलग अलग सोर्सेज से गवर्नमेंट आपका टैक्स कलेक्ट करती है। और एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को कंप्लीट होगा, उसके बाद 31 जुलाई एंड सितंबर, ऐसे 2 आपको डेडलाइंस दी जाती है ताकि आप अपना ITR फाइल कर सको। अब अगर आपका इनकम टैक्स लॉ में
एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड दिया है, ठीक है। वो थ्रेशोल्ड किस लिए दिया होता है? वो थ्रेशोल्ड होता है आपके टर्नओवर से रिलेटेड। अगर आपका टर्नओवर या आपका इनकम एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड अमाउंट से ज़्यादा है तो आपको कंपलसरी ऑडिट कराना, टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, और उसकी रिपोर्ट जो है वो आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग के पोर्टल पर जाकर अपलोड करनी पड़ेगी। सिमिलरली आप जीएसटी का भी एग्जांपल ले सकते हो। जीएसटी में दो तरीके के प्रोवाइडर्स होते हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर, एक गुड्स प्रोवाइडर। तो गुड्स या सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड करते हो उसमें आपका एक स्पेसिफिक टर्नओवर का लिमिट होता है, एक थ्रेशोल्ड होता है। वो थ्रेशोल्ड अगर आपका टर्नओवर में क्रॉस होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो जिस डेट पे आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में वो क्रॉस होता है थ्रेशोल्ड, वहीं से आपको जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जीएसटी क्या करेगा? जीएसटी अथवा जो आपका जो जीएसटी का पोर्टल है जहाँ पे आप लोग अपने जीएसटी के रिटर्न्स यानी मंथली रिटर्न्स, क्वार्टरली रिटर्न, 6 मंथली, ईयरली, जो भी आपका रिटर्न होगा, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसको आप मंथली साल भर तो कंप्लायंस करोगे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद आप एक जीएसटी का कंप्लीट ऑडिट भी कराओगे, जिसे स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं, और आप उसको जीएसटी के पोर्टल के ऊपर आपका ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ अंडर स्पेसिफिक लॉ यानी इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी लॉ, ये दो स्पेसिफिक लॉज हो गए। इनके अंडर हमको उन रिलेटेड अथॉरिटीज़ को अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ती है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया? तो हमने कॉन्टेक्स्ट इनकम टैक्स लॉ और जीएसटी लॉ का देख लिया। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में मैंने केवल एक ही एग्जांपल लिखा था इनकम टैक्स का, जीएसटी का मैंने आपको ओरली एग्जांपल बता दिया। इसका पर्पस क्या हो सकता है? दिस एंश्योर्स दैट एंटिटीज कंप्लाई विद टैक्स लॉज एंड रेगुलेशंस फैसिलिटेटिंग द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो जो आगे की जो प्रोसेसेस है, जैसे कि जो भी असेसमेंट होता है, यानी हम असेस क्या करते हैं कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, साल भर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करो, साल भर अपना टर्नओवर जनरेट करो, और एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च के बाद, ईयर एंड होने के बाद आप क्या करते हो? अपनी सारी फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का असेसमेंट करते हो। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स बैलेंस शीट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन पीएनएल अकाउंट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का आप असेसमेंट करते हो, 12 महीनों में आपने कितना टर्नओवर किया, उस टर्नओवर को कमाने के लिए आपको कॉस्ट कितनी लगी, कॉस्ट यानी टर्नओवर माइनस कॉस्ट, फिर आपका निकलेगा प्रॉफिट या लॉस, जो भी आपका सिनेरियो होगा। प्रॉफिट हुआ तो फिर आप ये डिसाइड करोगे कि उस प्रॉफिट के ऊपर कौन से टैक्स प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, उनको आप कैलकुलेट करोगे, फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालोगे। साल भर में टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, जितना भी आपका टैक्स पहले ही जमा हो चुका है वो सारा आप देखो, टोटल टैक्स लायबिलिटी से माइनस करोगे। फिर आप देखोगे कि और टैक्स लायबिलिटी यानी पे करना है या रिफंड लेना है। तो इस पूरी की पूरी प्रोसीजर को कहोगे आप सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट भी होता है और डिपार्टमेंटल असेसमेंट भी होता है। तो इस तरीके से कलेक्शन ऑफ टैक्सेस तक गवर्नमेंट की प्रोसीजर चलती रहती है। तो सबको ही जो भी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उन सारे लोगों को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, लेकिन विदाउट अथॉरिटी, विदाउट साइन, विदाउट वेरिफिकेशन उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की कोई कीमत नहीं होती। इसीलिए क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी जो होती है वो भी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी या क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट, जो भी रिपोर्ट उन्हें चाहिए होती है। अब हम यहाँ पे फाइनेंशियल ऑडिट की बात कर रहे हैं तो हम केवल और केवल चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे। तो उन्हें भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर भरोसा होता है कि इस व्यक्ति ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी लाइन आइटम्स हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, एक्सपेंसेस, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, ये सारे जितने भी लाइन आइटम्स पीएनएल में दिखते हैं और जितने भी लाइन आइटम्स आपके बैलेंस शीट में दिखते हैं, फिक्स्ड असेट, करंट असेट, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, ये सारी चीज़ों का आपने एनालिसिस किया और सारी चीज़ों के सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपने चेक किए और उसके बेसिस के ऊपर आप अपना एक ओवरऑल ओपिनियन अपने ऑडिट रिपोर्ट में दोगे रिगार्डिंग ट्रू एंड फेयर नेचर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ एनी एंटिटी। तो क्या होगा कि आपने क्या किया, उस पूरी इंफॉर्मेशन को एक क्रेडिबिलिटी दी, एक इम्पॉर्टेंस प्रोवाइड किया, उसको क्रॉस वेरीफाई करके, उसको चेक करके। तो इसीलिए ऑडिट रिपोर्ट का इम्पॉर्टेंस होता है। तो ऑडिट रिपोर्ट एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो, किन 5 लोगों को हम दे सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं लेकिन 5 मेन लोग कौन हो सकते हैं। तो पहला तो शेयर होल्डर्स, दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तीसरा होता है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया,
फिर आते हैं आपके रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, फिर आती है आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ अंडर स्पेसिफिक लॉज। तो ये 5 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो ये रेडीमेड आंसर आपके पास है, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मेट में लिखना चाहो तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। इससे अच्छे फॉर्मेट में अगर आपको लिखना आता है तो आप यहाँ के इस जो आपके स्क्रीन पर नोट्स दिख रहे हैं उसके पॉइंट्स को लेके, उसके पॉइंट्स को कंसिडर करके आप अपना खुद का प्रॉपर एप्रोप्रिएट आंसर क्रिएट कर सकते हो। अब इंस्टीट्यूट क्या करेगा, इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है, ठीक है, इसमें से कोई स्पेसिफिक पार्ट भी पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा। वो कोई भी टीचर आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, कौन सा अटेम्प्ट है, कौन लोग आपके पेपर सेट करने वाले हैं, और जो पेपर सेट करने वाले लोग होते हैं उनका एजेंडा क्या है। दैट मीन्स वो एक स्टूडेंट का कौन से सेगमेंट में नॉलेज को टेस्ट करना चाहता है। तो ये हम लोग सिर्फ गैसवर्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक इंडिकेशन दे दिया कि ये डायरेक्ट सवाल है, थोड़ा सा सवाल शब्दों में फेरबदल करके भी पूछा जा सकता है। ये आपका ओवरऑल कंटेंट है रिगार्डिंग इस डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में। अब मैंने एग्जाम्पल में आपको इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम्पल्स को याद रखना आसान होता है। तो मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन रिगार्डिंग टॉपिक जिसका नाम है टू हुम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द ऑडिटर। ठीक है, अब हमारी ड्यूटी क्या होती है, हम लोग पहुंच जाएंगे इंडेक्स में। इंडेक्स में जाने के बाद टॉपिक ढूंढ लेंगे और वहाँ पे हरी बत्ती जला देंगे ताकि हमारा ट्रैकिंग हो जाए कि ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है, डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। अब अगला वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा है, वो थोड़ा सा लंबा भी है और हो सकता है कि उसके आने के क्वेश्चन आने के चांसेस भी हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। क्या है अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर 11 एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये ऑफ जो है गलती से आ गया है, वहाँ पे आपको केवल और केवल लिखना है एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। ठीक है, ये है टॉपिक नंबर 11 और ये हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो जो है मैं यहीं पे रोकने वाला हूँ। ठीक है, आपने देख लिया कहाँ से शुरू हो रहा है आपका पेज नंबर, ये पूरा का पूरा टॉपिक हमें एश्योरेंस एंगेजमेंट में ही पढ़ना है और यहाँ तक, यानी कुल मिलाकर टोटल आपके 4 मेन टॉपिक्स आते हैं, यहाँ तक आपको पढ़ना है। ठीक है, थोड़े लंबे लंबे टॉपिक्स है लेकिन अच्छा यानी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एश्योरेंस एंगेजमेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको ऑडिट इस सब्जेक्ट की ओवरऑल क्लैरिटी आने वाली है। ठीक है जी, तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं और इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके बाद यानी अभी हमारे कितने टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर नंबर 1 के, एश्योरेंस एंगेजमेंट बचा हुआ है पढ़ने का, उसके बाद में क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर बचा है और 13th टॉपिक हमारा है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एंड ओवरव्यू। तो ये 3 टॉपिक्स हमारे बचे हैं। ये तीनों थोड़े लंबे लंबे टॉपिक्स हैं तो तीनों का इंडिविजुअल वीडियो ही मैं आपके लिए प्रोवाइड यानी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, एक और ड्यूटी हमारी बची हुई है, वो ड्यूटी है कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी टिक कर लो, टू हुम द ऑडिट रिपोर्ट इज़ सबमिटेड। जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठो तो पहले आप अपना इंडेक्स हमेशा देख लेना। इंडेक्स देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने टॉपिक्स हैं। टोटल टॉपिक्स को देखने के साथ ही आप एक और काम भी कर लेना, आप आइडेंटिफाई कर लेना आपको कितने पेजेस पढ़ने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे देखो आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका टोटल चैप्टर नंबर 1 के 37 पेजेस है, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है वो 32 पेजेस के ऊपर है। तो 32 पेजेस को आप डिवाइड कर लो, आपको कितने आवर्स में ख़त्म करना है, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को, छोटा कॉन्सेप्ट है तो 2-3 मिनट में ख़त्म हो सकता है, थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, एवरेज लेंथ वाला कॉन्सेप्ट है तो 5 से 15 मिनट में ख़त्म हो सकता है। लंबा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा, डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है तो आधा घंटा एलोकेट करो। इससे क्या होगा आपको, आप डिसाइड कर लो कि 3 मिनट में, 5 मिनट में कितने पेजेस आपके रीड हो सकते हैं। तो आप जब रिवीजन के लिए बैठोगे, अभी तो आपका फर्स्ट लर्निंग है, पहली बार हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब आप रिवीजन के लिए बैठोगे तो आपका टाइम कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए। एक टॉपिक को कितना टाइम देना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। वो टॉपिक आपका रिवाइज उतने ही टाइम में, उतने ही समय में हो जाना चाहिए।
ठीक है, चलो ये टॉपिक हम यहीं पे रोकते हैं। अब जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट क्या है? फाइंड दिस चैनल ऑन यूट्यूब जिसका नाम है श्रीनिधि बोरीकर CA इंटरमीडिएट। यहाँ पर आपको CA इंटरमीडिएट से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है। और आपके काम की चीज़ आपको वीडियो सेक्शन में मिलेगी। वीडियोस अपलोड कर दिए हैं मैंने, टोटल 9 लेक्चर्स अपलोड हुए। यहाँ पे थोड़ा सा झोल क्या हुआ था मेरा, टॉपिक नंबर यानी लेक्चर नंबर 9 पहले अपलोड कर दिया मैंने, लेक्चर नंबर 8 बाद में अपलोड कर दिया, तो आप थोड़ा सा समझ लेना। लेकिन ये प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस से ही मिलने वाले हैं। प्लेलिस्ट में कोई झोल नहीं है। प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 8 ऊपर है, लेक्चर नंबर 9 नीचे है। तो आप प्लेलिस्ट को हमेशा रेफ़र करना प्रिपेयर करते वक्त। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियोस का डिस्क्रिप्शन नहीं देखा है तो आपके लिए वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग वीडियो। कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने मोर पे क्लिक किया और मैं आ गया आपके डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन जब आप देखोगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जब आप देखोगे तो आपको शुरुआत में ही दिखेगा डिटेल्स ऑफ द वीडियो। यहाँ पे राइट साइड में आप देखो, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द वीडियो आपको दिखेगा। उस डिटेल्स ऑफ द वीडियो में मैं हमेशा सारे इन लेक्चर में कौन सा टॉपिक कवर किया है उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे डिटेल्स ऑफ द वीडियो में कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी लेवल CA इंटरमीडिएट सब्जेक्ट ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस लिखा है वहाँ पे, उसको एथिक्स कंसीडर करना आप। चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप एंड लेक्चर नंबर 8 ऑडिट मैंडेटरी और वॉलंटरी। तो आपको अगर थंबनेल या यहाँ पर जो हेडिंग टाइटल होता है वीडियो का उसमें क्लैरिटी नहीं आई तो आप डिटेल्स ऑफ द वीडियो वाला सेक्शन और उसके नीचे मैंने एप्लीकेबल फॉर सितंबर 2024 एग्ज़ाम्स ऑनवर्ड्स, उसके नीचे मैंने प्लेलिस्ट की लिंक भी प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ से आप लोग प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।